आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और अगर हमें इस महामारी से खुद को बचाना है तो आवश्यक है कि शुरुआत हम अपने से करें और फिर इन बदलाव के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें, तभी हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर माथुर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01123314444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, सबसे पहले बात करते हैं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की स्थिति पर। अब तक के सबसे अधिक अगर हम देखें तो कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। एक दिन में कुल 51,706 मरीज स्वस्थ हुए, जो भारत में कोविड-19 के शुरू से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोविड के स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है और देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,82,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में 52,509 लोग संक्रमित हुए हैं। इस तरह हम इन आंकड़ों को देखें तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या और संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन बड़ी राहत यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, तो ये संख्या तो बढ़े, जैसे जैसे दिन बीतेंगे जी, ये संख्या बढ़ेगी और बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संख्या उनकी भी बढ़ेगी जो कि बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। अब आखिर में सिचुएशन ये आएगी कि हम करीब 90 से ऊपर करीब 93-97% लोग जो हैं वो ठीक हो जाएंगे जी। और ये करीब फिगर एंड ऑफ पेंडेमिक में क्योंकि मृत्यु दर बहुत ही कम है जी, तो ये करीब 99% और उससे भी ऊपर पहुंचेगी। बिल्कुल। जैसे कि दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं कि 90% लगभग हो गई है ये दर ठीक होने की। जी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों की जो ठीक होने की दर है वो और बेहतर होगी, लगातार बढ़ेगी। जी, ठीक होने की दर बेहतर होगी क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि संक्रमित होने के 15 दिन लग जाते हैं जब तक कि हम उसको मरीज को कहते हैं कि वो ठीक है जी, ठीक हो गया है। तो 15 दिन तक तो हम हमेशा ये बैकलॉग रहेगा। तो ये कभी भी हम जब तक पेंडेमिक का एंड नहीं आएगा तब तक ये फिगर जो है वो 90% तक नहीं पहुंचेगी, उसके ऊपर नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत संतोषजनक बात है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उसका मतलब दो है कि एक तो मरीज जो संक्रमित हो रहे हैं उनकी रिलेटिवली उनकी संख्या कम हो रही है ठीक होने के अंदर, इसलिए उनकी संख्या जो परसेंटेज वाइज है वो बढ़ रही है। जी। और डॉक्टर माथुर, सरकार कोरोना को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रही। हम लोग भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो आज मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर दिल्ली पुलिस ने आज 3,052 लोगों का चालान किया और अब तक दिल्ली पुलिस 1,16,000 से अधिक लोगों का चालान काट चुकी है।
हालांकि पुलिस इसके साथ मास्क भी वितरित कर रही है और 1.5 लाख से ज्यादा उसने मास्क भी वितरित किए हैं। डॉक्टर माथुर, आप ऐसे लोगों से आकाशवाणी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही उनसे अपील करना चाहूंगा कि देखिए, जब तक लॉकडाउन था तब तक तो अनुशासन का पालन करना आसान था जी। लेकिन अब जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉकिंग शुरू हुई है, तो ये लॉकडाउन का पालन करना, अब प्रिकॉशंस लेना, ये और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे से मिलेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन करना या फिर फेस मास्क हर वक्त पहने रहना या फिर हर वक्त हाथ धोना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अब और भी ज्यादा जरूरी है ऐसा करना बनिस्बत उसके जब लॉकडाउन था, तो क्योंकि अब संक्रमित होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे और जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसलिए ये बहुत पालन, इसकी जितने भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें। और दिल्ली पुलिस और भी कई प्रदेशों की पुलिस जो भी कानून बनाए और जो भी रूल्स बनाए उसका बिल्कुल पालन करें। और पुलिस हमेशा, पुलिस और डॉक्टर दोनों मिलके ही इस पेंडेमिक की लड़ाई को जीतने में लगे हैं। जी डॉक्टर माथुर, बिल्कुल, और आप भी कोरोना वॉरियर हैं, बहुत सारे लोगों को आप ठीक कर रहे हैं और इस मुहिम को यूं ही जारी रखिए। और एक अगला प्रश्न मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने स्टूडेंट्स को लेकर चिंता जाहिर की है कि पिछले 4 महीनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी दिनचर्या बदल गई है और वो कहीं न कहीं मानसिक तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो पूरे विश्व में करीब 160 देशों में 1 बिलियन यानी 1 अरब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हैं। तो ऐसे में आप उस विद्यार्थी वर्ग को क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है और सब स्कूल में, कॉलेजेस में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज रखा जाए, उनकी एजुकेशन भी चलती रहे थोड़ी बहुत, जितना भी ऑनलाइन चला सकते हैं, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, वो पैनिक अटैक्स में ना ही जाएं या परेशान नहीं हो, कोई डिप्रेशन नहीं हो। और इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। उनको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। एक तो स्टूडेंट ग्रुप जो है वो हेल्दी ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा, अगर संक्रमित भी हो जाता है तो उसके उस संक्रमण से बाहर आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ग्रुप को विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जितनी भी हो वो जारी रखनी चाहिए और बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी स्टूडेंट्स से यही अपील है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, नए नए कामों में अपने आप को व्यस्त रखें और दूसरों को भी एजुकेट करें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, इस समय राजधानी में कोरोना संक्रमण के फैलाव का पता लगाने के लिए पिछले शनिवार से सीरो सर्वे का दूसरा चरण शुरू किया गया था और आज उसका अंतिम दिन था। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इस समय कितने फीसदी लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। डॉक्टर माथुर, ये सीरो सर्वे जो हुआ है दिल्ली में और देश के दूसरे स्थानों पर, कोरोना से निपटने के लिए नीति निर्धारण में कितने अहम है ये सर्वे? जी, तो अभी कई सारे हम लोग टेस्ट करते हैं। इसमें एक टेस्ट है ये एंटीबॉडीज टेस्ट। इससे ये पता चल जाता है कि लार्ज स्केल पे कितने लोगों में एंटीबॉडीज हैं। उससे कुछ अंदाजा ये लगता है कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं या फिर संक्रमित होने के बाद उनके अंदर कितनों में एंटीबॉडीज बनी हैं, या जिनका पता भी नहीं चला कि वो संक्रमण हुए थे, उसमें कितने लोगों में एंटीबॉडीज हैं। तो उससे करीब अंदाजा लगता है कि उसकी प्रेवलेंस क्या रही होगी इन्फेक्शन की इन जनरल पब्लिक। लेकिन ये जो टेस्ट है इसमें ये बिल्कुल इट्स नॉट लाइक RT-PCR। इसमें ये कहना कि ये संक्रमण है या नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। खाली इससे यही जानकारी निकलती है कि इसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं या नहीं।
जी, तो ये भी पता चलता है कि कभी न कभी ये संक्रमित हुए हैं कोरोना से? जी, ये भी पता चलता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज को पता भी नहीं था कि वो संक्रमित था और एंटीबॉडीज आ गए हैं, तो हो सकता है कि वो संक्रमित हो। लेकिन कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि संक्रमित भी हुए थे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं आए। तो दोनों तरह से है। जी, इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस समय बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं और वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां से हमारे साथ यामीन जुड़ चुके हैं। हेलो यामीन जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला किरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद के पास से। जी यामीन भाई बोलिए। सर मेरे दोस्त पर्सन है जी। जी। एक तो मेरा है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया बहुतों ने कि 95 मास्क अब नहीं लगाना चाहिए, उससे बीमारी फैलती है। और दूसरा ये है जैसे कि प्लाज्मा डोनेट करते हैं जी। उससे क्या बॉडी में मतलब वीकनेस या बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है? जी डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं इनको। पहला सवाल लेते हैं कि जैसा कि सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे कुछ दिनों पहले कि N95 मास्क जो है वो आम लोगों के लिए नहीं है और उनके प्रयोग को बंद करने के लिए सरकार ने कहा था। तो क्यों N95 आम लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए और किस तरह के मास्क का प्रयोग करना चाहिए? तो N95 जो मास्क है वो स्पेशलाइज्ड मास्क है और उसको खाली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिकमेंड किया गया है, क्योंकि उनका ड्यूटी ऐसी जगह होती है जहां पे वो ऐसे मरीज को इस स्थिति में देखते हैं जिसमें एरोसोल जनरेट होता है। जैसे कि उसको कई बार गले में ट्यूब डालते हैं या उसका गला देखते हैं या उसका सैंपल लेते हैं, उसकी सांस के बहुत पास में आ जाते हैं, या फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको नेबुलाइज करते हैं, उसको डेंटल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एरोसोल्स जनरेट होते हैं और उसमें N95 और भी प्रोटेक्शन उसके आगे भी करने की जरूरत है। लेकिन जनता को इस सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल मास्क लगा के भी एज इफेक्टिव रहेंगे। अपने घर में बना हुआ होममेड मास्क लगाएं और उससे वो बचे रहेंगे। उनको N95 लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि वो भी N95 जैसे मास्क जो कि महंगे भी हैं उनको यूज करेंगे तो फिर हेल्थ केयर इतने मास्क नहीं बन सकते हैं कि वो सारे देश में हर एक व्यक्ति को N95 हर रोज उपलब्ध किया जाए। तो वो स्पेशलाइज्ड मास्क है, वो उसकी जरूरत भी नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी गलत जगह यूज करके उसका वेस्टेज होगा। जी, डॉक्टर माथुर बता रहे हैं कि आम लोगों को N95 मास्क का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हमारे साथ मध्य प्रदेश मुरैना से हरविलास तोमर जी जुड़ चुके हैं। हरविलास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सिद्धार्थ जी को नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी रोग से ग्रसित है और उसका उपचार ले रहा है और ऐसे में उसको कोरोना के लक्षण हो जाते हैं तो क्या दोनों इलाज एक साथ चल सकते हैं? जी, डॉक्टर माथुर ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं और आपका उपचार पहले से चल रहा है तो क्या उस केस में कोरोना का उपचार साथ चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि दोनों इलाज चलेंगे और कोई भी आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं उसका इलाज बिल्कुल वैसा है कि वैसा ही चलेगा। कोरोना का जितनी भी इलाज है उसका उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई हम ऐसी दवाई देते हों जिसका उससे कोई रिएक्शन हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए वो इलाज बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा और बल्कि उसका इलाज जो अगर किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उसका इलाज अच्छी तरीके से करना और भी जरूरी है अगर कोरोना हो तो। जी, और डॉक्टर माथुर इसके पहले जो हमसे कॉलर जुड़े थे उन्होंने एक दूसरा प्रश्न भी पूछा था। उनका प्रश्न प्लाज्मा डोनेशन के बारे में था कि कौन सा व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और प्लाज्मा डोनेट करने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती, उससे कोई बॉडी की इम्यूनिटी तो कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और प्लाज्मा डोनेशन एक स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया होती है जो कि कुछ ब्लड बैंक्स में अवेलेबल होती है और इसमें
खाली प्लाज्मा लिया जाता है, रेड सेल्स आपके वापस कर दिए जाते हैं आपको। और प्लाज्मा जो है वो कोई भी दे सकता है जो कि रिकवर कर गया हो कोविड से। और कई बार हम उसके एंटीबॉडी टेस्ट भी करेंगे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बहुत कम हैं, तो वो प्लाज्मा इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जी, और डॉक्टर माथुर, ठीक होने के कितने दिन बाद कोई मरीज जो जब ठीक हो जाता है कोरोना से, तो कितने दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? ठीक होने के तुरंत बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। कोई ऐसी अवधि नहीं है कि बीच में कुछ अवधि हो कि जिसमें आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाए। जब मरीज ठीक है, मरीज यूजुअली हम 10 से 12 दिन के बीच में ठीक हो जाता है इन्फेक्शन के, और फिर भी हम 17 दिन का पीरियड देते हैं उसको क्वारंटाइन रखने के लिए। तो 17 दिन फ्रॉम द डे ऑफ गेटिंग टेस्टेड पॉजिटिव आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, और उसके बाद कभी भी आप प्लाज्मा दे सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा देने के लिए जब भी आप प्लाज्मा देंगे या कोई भी ब्लड देते हैं तो डॉक्टर पहले जांच करेंगे आपकी, और वो आपको पाएंगे कि आपका सब कुछ ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, वो ब्लड प्रेशर भी लेंगे और सब जांच करेंगे और फिर प्लाज्मा लेंगे। बट ज्यादातर केसेस में आप प्लाज्मा देने के काबिल होंगे इन्फेक्शन के रिकवर करने के तुरंत बाद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब हम कर्नाटक में बेंगलुरु का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नियमित श्रोता श्रीकांत जी। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, जिस तरह तुलनात्मक स्टडी की जाती है कि हमारे देश में इतने % डेथ हुई, हमारे देश के अंदर इतने % जो है वो रोगी ठीक हुए, तो जरा ये भी बताएं कि जिस तरह हमारे देश में 1.6% टेस्टिंग हुए हैं, तो उन देशों में टेस्टिंग कितने % हुई है? नमस्कार, जय हिंद। जी, डॉक्टर माथुर ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग का आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है, तो पूरे अगर विश्व के हम उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम टेस्टिंग में कहाँ तक कितना खरे उतरे हैं? देखिए, हम काफी अच्छा टेस्टिंग किए हैं। 1 करोड़ से ऊपर टेस्ट कर देना कोई आसान काम नहीं है, और ये टेस्टिंग जो है ये किसी स्टेज पे जाके इससे ज्यादा करना कई बार संभव नहीं है जी। क्योंकि टेस्टिंग में टाइम भी लगता है। जो RT-PCR टेस्ट है उसमें रिपोर्टिंग में 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, और ये टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट नहीं है और हर एक लैब में नहीं हो सकता है। फिर भी वॉर फुटिंग पे पूरे कंट्री में इतनी सारी लैब्स के अंदर ये अब टेस्ट होता है। तो लेकिन ये जरूरी है कि हो सकता है कि परसेंटेज वाइज हमारे टेस्ट परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कुछ देशों के मुकाबले कम हो, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखें तो ये बहुत ह्यूज नंबर है और बहुत कम देशों में इतने टेस्ट हुए होंगे। तो इसलिए और जो टेस्ट है वो एब्सोल्यूट नंबर पे देखना चाहिए कि कितने लोगों के हमने टेस्ट किए। परसेंटेज में हम गलत दिशा में चले जाएंगे क्योंकि हमारी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जी डॉक्टर माथुर, जैसा कि आपने जानकारी दी, अब तक हमारे देश में कुल 2,14,04,02 नमूनों की कोविड जांच की गई है, और अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से भी लगातार 6 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। डॉक्टर माथुर हमें बता रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बल्कि टोटल जितने पेशेंट्स का हम सैंपल करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उन आंकड़ों को देखना चाहिए। और इसके बाद अब हम रुक करते हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ बाबूराम जी जुड़ चुके हैं। बाबूराम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। ऐसा है सर, कोई मरीज जो है अगर ठीक हो गया है, पुनः उसके संपर्क में आने से क्या दूसरा आदमी भी संक्रमित हो सकता है? जी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि अगर कोविड का कोई मरीज
ठीक होने के बाद घर वापस आता है या अपनी सामाजिक जीवन वो दोबारा से शुरू करता है, तो क्या उससे दोबारा संक्रमण का खतरा होता है? मरीज में संक्रमण का खतरा बहुत कम है और लोगों को भी उससे संक्रमित होने का खतरा बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि दूसरी बारी इन्फेक्शन जो है उसके रेट्स बहुत ही कम है और कभी कभी कहीं कहीं रिपोर्टेड है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो दोनों ही स्थिति में चाहे वो मरीज के दोबारा संक्रमण की बात हो या फिर आसपास के लोगों की संक्रमित होने की बात हो मरीज से, जब वो ठीक हो गया है, बहुत कम है। जी, और डॉक्टर माथुर, जो मरीज दोबारा से ठीक होने के बाद वापस आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस या सावधानियां लेनी चाहिए? जब वो मरीज ठीक होके वापस आ जाते हैं तो जब डॉक्टर लोग उनको सलाह देते हैं कि वो पीरियोडिक अपनी जांच कराते रहेंगे आके जी। उनके फेफड़ों की जांच, उनको स्टेथोस्कोप से उनका चेस्ट का एग्जामिनेशन जो है वो कुछ महीनों तक चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल की। और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई उनको ऐसी स्थिति हो कि जब उनका सांस फूले अगर बाद में, तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सांस के बारे में और सांस ना फूले इसके बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए, और अगर कब कुछ भी ऐसा लगे कि सांस में कोई तकलीफ हो रही है तो वो डॉक्टर के पास तुरंत वापस जाएं। जी, डॉक्टर माथुर ने जैसा बताया कि सांस में तकलीफ होना, सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कोरोना का, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम रुख करते हैं राजस्थान में चूरू का, जहां से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सिद्धार्थ जी और डॉक्टर माथुर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, वो मेरी मिसेज को 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है हड्डियों का, कोई 1 लाख में से ऐसा बीमारी होता है जो, तो उसको 2 महीने से संतोष बाद दुर्लभ जी में ले जाना पड़ता है, यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो 2 महीने से चेक कराना पड़ता है। उसको हाई ब्लड प्रेशर है, 72 ईयर एज है उसकी। तो डॉक्टर साहब क्या व्यवस्था से ले जाना चाहिए, किस तरह से ले जाना चाहिए? जी हाँ डॉक्टर माथुर ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी बीमार हैं या ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए अस्पताल जाते थे, अब वो कोरोना काल में कई बार उन्हें बार बार जाना पड़ता है, कुछ दूरी भी हो सकती है, तो जब वो हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं तो उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कितना जरूरी होने पर अस्पताल की विजिट करनी चाहिए? तो ये बहुत अहम सवाल है इनका, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें टेलीफोन पे और टेली कंसल्टेशन करने की कोशिश करें। ऐसे कई सारे अस्पतालों ने टेली कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, उनकी वेबसाइट पे उसके टाइमिंग्स भी होते हैं। हमारे जैसे अस्पताल में टेली कंसल्टेशन होता है, हमारी वेबसाइट पे उसके टाइमिंग्स है। तो इसलिए वो देख लें कि अगर कि वो डॉक्टर क्या टेली कंसल्टेशन पे अवेलेबल हैं और वो आपकी बीमारी के बारे में आपको कुछ 1, 2, 3 कंसल्टेशंस क्या टेली कंसल्टेशंस में दे सकते हैं, और फिर जब बहुत ही जरूरी हो तब अस्पताल जाएं और उनको दिखाएं। तो अपनी विजिट्स कम कर सकते हैं टेली कंसल्टेशन से। जी, डॉक्टर माथुर बता रहे हैं कि अगर आप बहुत जरूरी ना हो तो अस्पताल जाने से बचें, लेकिन अपना रेगुलर फॉलोअप जो पुरानी बीमारी आपकी है उसके लिए अगर जो भी रेगुलर फॉलोअप चल रहा है उसको आप कराते रहें, और कोशिश करें कि अगर टेली मेडिसिन के जरिए या टेली कंसल्टेंसी के जरिए अगर आप डॉक्टर से संपर्क करके उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में रीवा का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामजी गर्ग जी। हेलो रामजी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, और डॉक्टर साहब को मेरा राम राम। मैं खैर मिलिया जिला रीवा से जी। सर हमारा प्रश्न ये है कि कौन सा मास्क धोने वाला होता है और कौन सा नहीं, और क्या शैम्पू डिटर्जेंट पाउडर से भी हम लोग हाथ धो सकते हैं कोरोना के लिए? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा मास्क धोने वाला होता है, किस तरह से मास्क को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और इनका दूसरा प्रश्न है कि हम क्या डिटर्जेंट से भी कोरोना वायरस मरता है, उससे भी हम हाथ धो सकते हैं? तो मास्क
जो है वो जो होममेड मास्क हैं वो तो आप बिल्कुल धो सकते हैं और हर रोज सुखा सकते हैं और उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये N95 मास्क या फिर जो सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं जिसकी अभी बात करी थी हमने, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो हैं, वो धो नहीं सकते हैं। वो वन टाइम यूज या फिर अगर वो दोबारा भी यूज करना हो तो उसको धो नहीं सकते हैं, उसको फिर धूप में थोड़े दिन रखना होता है और फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो धो नहीं सकते। जी, N95 मास्क को धोया नहीं जा सकता, लेकिन घर में जो भी होममेड मास्क हैं उन्हें आप आसानी से कॉटन के मास्क धो सकते हैं, डॉक्टर माथुर हमें बता रहे हैं। और अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद किताबुल। मोहम्मद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है जी, उनको मना जैसे करने के बावजूद भी, जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर है जिनको, ये है मान लो, उनको मना करने के बावजूद भी जैसे कि डॉक्टर के पास बीपी चेक कराने, ऐसे भी कुछ से कुछ काम के लिए बाहर निकलते ही रहते हैं, तो उसके लिए कोई सलाह दीजिए, क्योंकि उसको तो डांट तो सकते नहीं, बात सही बोलते हैं तो बहुत कम मानते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। जी डॉक्टर माथुर, ये बहुत अहम और सवाल है कि घर में जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि जब भी एडवाइजरी आती है हमेशा ये कहा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोरोना के काल में घर से बाहर ना निकलें, तो ऐसे में किस तरह से, मतलब वो अगर बाहर बहुत जरूरी है निकलना है तो कैसे निकलें और घर में रहने के उन्हें क्या फायदे हैं? तो जितना कम हो सके घर से बाहर निकलें और घर में जितने काम हो सके घर से करें। हाँ, ये कठिन है काम ऐसा करना, और जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने महीने हो गए हैं तो लोग थोड़े बहुत बेचैन हो जाते हैं, घर से बाहर थोड़ा बहुत निकलना चाहते हैं, और यही अब WHO भी बोलती है और सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की यही चिंता है कि ये फेटीग ना आ जाए हम लोगों में, फेटीग इन आवर बिहेवियर। तो ये कायम रखना कि हम बिल्कुल भी फेटीग ना हो अपने ये जो हमने बिहेवियर जो सीखा है, और ये सारे प्रिकॉशंस का पालन करते रहें, तभी इस जंग से जीत पाएंगे। लेकिन अगर किसी को बाहर जाना है तो जैसे वो जितनी प्रिकॉशंस तीनों बताई गई हैं उसका बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग पालन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, फेस मास्क पहने, हाथ धोते रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना कम हो सके ट्रैवल करें, और जिससे कि डिस्टेंस मेंटेन रहे। श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर माथुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं से एक जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है उसके ऊपर क्या कहेंगे? पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही ये जंग जीती जाएगी, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है, और अभी तक बहुत अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ है और ये बहुत सराहनीय है, और देशवासियों ने बिल्कुल एकजुट होके इसके अंदर भागीदारी निभाई है, और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि कोरोना के इस अंधकार में आप एक चिराग बनकर रहिए, क्योंकि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इसलिए श्रोताओं, आप कोरोना से जंग में अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर NN माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।